प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। हम आप सभी लोगों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के लिए आ गए हैं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। कल तक हमने आपको चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाया था और आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था और कहा था कि जो भी क्वेश्चन आपका फंस जाएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, इसलिए हम नया एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में जो है बनते हैं। तो मैं रमेश गुप्ता आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करते हैं और आप सभी लोगों को कहते हैं कि आप लोग कापी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे बातें मैं आपको बताऊंगा जो आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि हर चीज़ को बोर्ड पे लिख नहीं सकते हम, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आइए देखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये द्विघात समीकरण। तो आज हम सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। आप इधर हमारे लेफ्ट में देख रहे होंगे, ये हमने इसमें लिख लिया है क्योंकि आज हम इस वीडियो में इतना सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल एकदम से सावधान हो जाइए और एकदम कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखिए। जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका जो मानक रूप है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है, लेकिन शर्त यह है a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहली बात, कैसे रूप में होगा? ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लिख दें आपको 2x² - 7x + 3 बराबर 0। ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है, यानी ऐसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। और समीकरण में जिस घात का समीकरण होता है उसके उतना ही मूल होते हैं कि द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण है तो इससे कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। मूलों की संख्या जो है 2 होगी। मान लेते हैं एक अल्फा है, दूसरा क्या है? बीटा है। ये जो मूल नहीं होते हैं, वास्तव में मूल का जो मतलब होता है ये होता है कि इस मान से जो है ये जो हमारा मूल निकल के आएगा, इन्हीं दोनों मानों से आपका ये समीकरण पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। मूल का मतलब यही होता है। मूल को हम लोग शून्य भी कहते हैं। तो ये जो मूल निकल के आएंगे इसके 2 मान ऐसे होंगे, x के 2 मान ऐसे होंगे जो इस समीकरण को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देंगे। तो 2 मान कौन कौन से हैं, इसी को हमको आज यहाँ पे सीखना है कि हम कैसे ज्ञात करते हैं कि ये 2 मान कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए कभी कभी आपके सामने ऐसा भी क्वेश्चन आता होगा, द्विघात समीकरण या किसी भी घात का समीकरण, जिसको आप सॉल्व करने में बहुत परेशान हो जाते होंगे और अंततः आप सॉल्व नहीं कर पाते होंगे। तो पहले हम आपको नॉर्मल मेथड बताएंगे और इसके बाद में फिर हम आपको एक सूत्र बताएंगे जिसका नाम श्रीधराचार्य फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से द्विघात समीकरण कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम लोग चुटकियों में उसको हल कर सकते हैं। लेकिन हर द्विघात समीकरण का मूल नहीं होता, ये भी जान लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके मूल ही नहीं होता और हम लोग परेशान रहते हैं कि इसका मूल क्यों नहीं निकल रहा है। तो आज हम सब के बारे में इस वीडियो में सब कुछ सीखने वाले हैं कि हम कैसे जानेंगे कि इसका मूल होगा कि नहीं होगा, और किसका मूल होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, आज हम आपको उन तरीकों के बारे में यहाँ पे अवगत कराएंगे। तो जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले हम यही पहचानेंगे कि इस समीकरण का मूल होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हमको विविक्तर के बारे में बात करना होगा और मूलों की प्रकृति के बारे में बात करना होगा। तो आइए हम बता दें आपको, जैसे आपके सामने हम एक इक्वेशन लिख दिए थे, आप देख ही रहे होंगे। सबसे पहले हम विविक्तर, इसको इंग्लिश में डिस्क्रीमेंट कहते हैं। इसको हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, जो D बराबर होता है b² - 4ac। अगर हम आपसे कह दें कि डिस्क्रीमेंट का मान निकालिए
तो डिस्क्रीमेंट का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा द्विघात समीकरण मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। तो अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर -7 हो जाएगा और सी बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ का जो डी की वैल्यू है ये आपको बताता है कि समीकरण का मान निकलेगा, समीकरण के मूल होंगे कि नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं ए और बी और सी की वैल्यू निकल गई। आइए हम थोड़ा सा इसके प्रकृति पे बात कर लेते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि इसका शून्यक होगा या मूल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, मूलों की प्रकृति के बारे में, मूलों की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा जान लेना। मूलों की प्रकृति, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है। देखिए, अगर d का मान 0 के बराबर है, पहली शर्त, अगर d का मान 0 के बराबर है तो इसके मूल होंगे और मूल जो होंगे मूल जो होंगे वो समान होंगे, यानी दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे और वास्तविक संख्याएं होंगी। बात समझ में आई कि नहीं है? अगर d की वैल्यू 0 के बराबर निकल गई किसी क्वेश्चन में, जैसे अभी यहाँ हम d की वैल्यू निकालें तो यहाँ तो d की वैल्यू निकल के इतना आए, यहाँ पर अगर हम d की वैल्यू निकालें तो देखिए b बराबर निकल के आएगा, यहाँ पे b का स्क्वायर, b का मान -7 है, देखिए b का मान -7 है तो -7 का स्क्वायर करेंगे और -4 करेंगे और a की वैल्यू निकाल के a की वैल्यू 2 है और फिर c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू 3 है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 4 × 8 = 24, 49 - 24 हो जाएगा, ये 25 आ गया। तो 25 आ गया, तो यही तो प्रकृति के बारे में बात करते हैं। 25 आया तो हम क्या जानेंगे, थोड़ा सा प्रकृति देख लेते हैं, भी आपको समझ में आएगा। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। दूसरी बात यह है, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, मूल जो होंगे वो असमान होंगे, यानी दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे और वो भी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याएं हमने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था, क्लास 9th में भी पढ़ाया था और 10th में भी आपको स्टार्टिंग में बताया था। तीसरी बात यह है कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। आपको इसी तीनों बातों पर ध्यान देना। अगर ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो का मतलब समझ में आ जाएगा। देखते हैं d की वैल्यू अगर 0, जैसे d की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला तो यहाँ पर 25 निकल गया, 25, तो 25 तो 0 से बड़ा होता है, ये 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए इसका मूल तो निकलेगा, लेकिन इसके जो दोनों मूल होंगे वो असमान होंगे और वास्तविक संख्या होंगी। अगर यही मान d का मान 0 के बराबर आ जाता तो हम कहते कि मूल तो निकलेगा लेकिन मूल दोनों कैसे होंगे, समान होंगे और वास्तविक संख्या होंगी। तीसरी बात यह है कि अगर d का मान 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आने का मतलब, 0 से छोटा आने का मतलब वो संख्या निगेटिव में आएगी। जैसे अगर यहाँ -25 आ जाता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग, ऐसे क्वेश्चन हमको परेशान करते हैं। इसलिए हमको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले d की वैल्यू को ज्ञात कर लेना चाहिए। d की वैल्यू इन्हीं तीनों में से कोई एक संख्या मिलेगी, या तो d की वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, या तो 0 से छोटा आएगा, या तो 0 के बराबर आएगा। अगर बराबर आएगा तब भी उसका हल होगा, अगर बड़ा आएगा तब भी उसका हल होगा, लेकिन अगर 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आने का मतलब d की वैल्यू निगेटिव में आ गई तो उसका मूल नहीं निकलेगा। उसका मूल क्या होता है, काल्पनिक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसका हम खाली कल्पना कर सकें, बाकी ऐसा होता नहीं है। जैसे हम कल्पना करें कि काश मेरे पास पंख होते तो हम भी आकाश में उड़ते, तो ये मेरी कल्पना ही तो है, ना तो मेरे पास पंख होंगे और ना मैं आकाश में कभी उड़ूंगा। ठीक, बात समझ आई कि नहीं आई? तो किसी भी मेरा निचोड़ समझ लीजिए, मेन बात यह है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे। जो d की वैल्यू होगी इन्हीं तीनों में से एक होगी। अगर ये दोनों आ गए तब तो बात ठीक है, अगर ये आया तो इसका बात ये जो है इसका मूल नहीं निकलेगा, काल्पनिक संख्या होगी तो उसको हम नहीं निकालेंगे। बात समझ में आई? आ गई। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसका मूल निकलेगा तो कैसे निकालेंगे। इतना तो हम लोग जान ही गए कि उसका इक्वेशन, उसका जो है मूल निकल जाएगा। देखिए, मूल निकालने के हम दो तरीके आपको बताएंगे, ठीक है? कितने तरीके बताएंगे? आपको दो तरीके बताएंगे, एक आपको जनरल मेथड और दूसरा आपका जो है
क्वेश्चन हम नोट कर ले रहे हैं पहले यहीं पे। दूसरा मेथड आपको बाई फार्मूला सीधा 4 सूत्र की सहायता से। क्वेश्चन हमारा है 2x² माइनस 7x और प्लस 3 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है। देखिए द्विघात समीकरण जो हमारा होता है उसको हम मध्य पद को तोड़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मध्य पद को तोड़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन को मध्य पद में तोड़ना संभव नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका मध्य पद से ना तोड़ पाए उसको हम सीधा 4 सूत्र की सहायता से हल करते हैं। लेकिन हल करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इसकी डी की वैल्यू क्या है, क्योंकि कभी कभी डी की वैल्यू निगेटिव आ जाती है और हम लोग आपस में परेशान रहते हैं। क्योंकि उसकी तो मान निकलेगा, उसका मान निकलेगा, लेकिन वो मान जो होगा काल्पनिक होगा, ये मतलब है। तो इसके डी की वैल्यू मैंने इसके थोड़ा सा पहले भी बताया, आपको निकाल लिया था, 25 आया था। तो इसका मतलब उसके आगे का प्रोसेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मध्य पद में तोड़ने की कोशिश करते हैं। मध्य पद में टूट जाता है तो ठीक है, अन्यथा सीधा 4 सूत्र का यूज करेंगे। एक बात और, सीधा 4 जो सूत्र नहीं है उसको आप अगर मध्य पद से टूटे तब भी लगाइए और ना टूटे तब भी लगा सकते हैं। दोनों कंडीशन में यह फार्मूला आपके लिए रामबाण साबित हुआ। यानी कि सीधा 4 जो सूत्र है वो सारे क्वेश्चन के लिए फॉलो है, सारे क्वेश्चन पे अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आपको मध्य पद में तोड़ करके भी लगा देते हैं और सीधा 4 सूत्र दोनों से लगा देते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। देखते हैं। तो मध्य पद को तोड़ के लगाएंगे तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 गुना 6, गुणा करने पर 6 मिलना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 मिलना चाहिए। तो संख्या 6 और 1 हो सकती है। तो इसको ऐसे हल करेंगे 2x² माइनस के 6x माइनस के x प्लस के 3 बराबर 0। मध्य पद को तोड़ना आप क्लास 9th में सीख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पद हो गया है, 2 का 7x को मैंने 2 पार्टों में तोड़ दिया है बस। अब 4 पद हो गए हैं तो 2 पद का जोड़ा बना लेंगे। तो 2x² माइनस 6x एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा। देखिए ध्यान देंगे, बाहर माइनस होने पर अंदर का जो चिन्ह आता है वो बदल जाता है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2x जब कॉमन कर लोगे तो बचेगा x माइनस 3। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन होता है। जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन होता है। अगर आपने सब कुछ ठीक ठाक किया होगा तो दोनों ब्रैकेट में आपको सेम चीज़ें पक्का मिलेंगी। तो देखिए मिल गई, x माइनस 3 दोनों में है तो x माइनस 3 पुनः कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है, इसलिए या तो पहली वाली संख्या 0 है या तो दूसरी वाली संख्या 0 के बराबर है। तो x माइनस 3 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, यानी एक मूल तो हमको मिल गया। या यहाँ से पक्षांतरेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे मान समझा के उधर हो जाएगा प्लस 1, 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/2। तो x के द्विघात समीकरण थे, इसके 2 मान होंगे। देखिए x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 1/2 आ गई। यही वो 2 मान हैं जिससे आपका ये समीकरण पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। आपको सेटिस्फाई करके भी दिखा देते हैं और इसके बाद में इस क्वेश्चन को हम सीधा 4 जो है सूत्र की सहायता से भी हल करके आपको दिखाते हैं कि दोनों का मान क्या है, सेम है। एक बार इसको हम जांच कर लेते हैं कि क्या हमारा ये मान सही है। तो देखिए 2 तो 2 पहले इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 और प्लस 3, इसको 0 आना चाहिए कि राइट हैंड साइड में 0 है। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 3 21 प्लस 3 2 9 18 माइनस 2 प्लस 21 प्लस 3। 18 में से 21 घटाओ तो माइनस में 3 प्लस में 3, देखिए 0 आ गया। 0 यहाँ पर भी था, इसलिए आपका ये क्या है, ये वाला मान तो सही है। एक बार 1/2 रख के भी जांच कर लेते हैं, आपसे दिमाग से जो गलत फहमी दूर कर देते हैं। 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1/2 प्लस 3 तो हो जाएगा 2 इंटू 1/4 माइनस 7 कन्या 7/2 प्लस 3 2 कन्या 2 2 4 1/2 माइनस 7/2 प्लस 3। हाँ दोनों का बराबर है, इसलिए अंश को घटा सकते हैं। एक में 7 घटेगा माइनस में 6/2 प्लस 3 काटेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। ये भी 0 आ गया। इसका मतलब आपका जो है ये जो हमने मान निकाला है पूरी तरह से क्या है, सत्य है। आइए देखते हैं इसी सवाल को हम लोग बाई फार्मूला सीधा 4 सूत्र से कैसे हल करते हैं। बाई चांस हम जो है सॉल्व कर रहे हो, बाई चांस मध्य पद में हम मध्य पद में नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे टूटेगा ये, या मध्य पद में नहीं टूट रहा है, तो इसको हम सीधा 4 सूत्र की सहायता से 3
धारा 4 सूत्र से इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। जो फार्मूला हमारा से जा सकता है x बराबर, क्योंकि x में हमारा समीकरण है, इसमें x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2, यही फार्मूला है। इसी फार्मूला की सहायता से हमने अभी x की वैल्यू को निकाला था। x की वैल्यू कितना आया था, एक मान आया था बटा, एक मान आया था शायद 3 आया था, और एक मान आया था बटा 2 आया था। ठीक है, अभी दोनों मान यहाँ पे फिर से निकल के आएगा, आप देखेंगे। देखिए, तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो a की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 3 है। इसी फार्मूले में रख दीजिए तो b की वैल्यू तो -7 है और एक माइनस पहले लगाए तो +7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू 3 है, और बटे जो है 2 × a की वैल्यू कितना है, 2 है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 और 4 × 8 = 24, 49 में चौके हटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 बटे 4, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा और बटे 4, x बराबर हो जाएगा, एक बार 7 प्लस माइनस 7 प्लस 5 और बटे 4 कर देंगे, एक बार x बराबर 7 - 5 बटे 4 कर देंगे। बात समझ आई नहीं आई? तो यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। x बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 12 बटे 4 और x बराबर हो जाएगा 7 - 5 बटे 2 बटा 4, काटेंगे 4 में 4 काट दिया, x की वैल्यू 3 आ गई और 2 पे 9 दूरी 4, x की वैल्यू 1/2। हमने इसके पहले जब आपको मध्य पद में तोड़ा था तब भी मैंने निकाला था, तब भी दोनों मान वही आए थे, इससे मान यहाँ पर मैंने लिख दिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी मेरा मेन टॉपिक, मेरा मेन कहने का जो तात्पर्य था, इस वीडियो में समझाने का जो मकसद था, आप फिर से एक बार सुन लीजिए। इस एक्सरसाइज में तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, हल करने हैं द्विघात समीकरणों को। इसके बाद में जो भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप उस क्वेश्चन को पूछिए, मैं निश्चित रूप से आप क्वेश्चनों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मेरा जो इस वीडियो बनाने का मकसद था, अगर आपको कभी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, कभी भी आपको द्विघात समीकरण अगर सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप d का मान निकालेंगे। d का मान या तो 0 से बड़ा आएगा, या तो 0 से छोटा आएगा, या तो 0 के बराबर आएगा। अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल उसके होंगे वास्तविक और असमान। अगर d का मान 0 के बराबर आ गया तो मूल होंगे उसका वास्तविक और समान। अगर d का मान 0 से छोटा आ गया तो मूल काल्पनिक होगा, उसका कोई मूल नहीं निकल पाएगा, निकलेगा लेकिन वो काल्पनिक होगा, रूट के अंदर माइनस होगा, इसलिए वो काल्पनिक होगा। तो अगर बड़ा और बराबर है तो हम ऐसे सवालों को हल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और उसको हम 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। मध्य पद को तोड़ करके, अगर मध्य पद में नहीं टूट रहा है तो हम डायरेक्ट सीधा सूत्र का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।